बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जो आज की गुफ्तगू है उसका मौजू है कि श्रीलंका दिवालिया क्यों हुआ और कैसे हुआ। 23 फरवरी सन 2022 को कोलंबो पोर्ट पर ऑयल कैरियर 40,000 टन फ्यूल लेकर पहुंचा। बैंक ऑफ सीलोन ने पेट्रोल की पेमेंट करना थी, लेकिन बैंक के पास डॉलर खत्म हो गए। वजीर खजाना से राब्ता किया गया। वजीर खजाना ने स्टेट बैंक से बात की, लेकिन उसके पास भी सिर्फ 2 अरब और 30 करोड़ डॉलर थे और वो भी करेंसी की शक्ल में नहीं थे। लिहाजा श्रीलंका पेट्रोल ना खरीद सका और वो जहाज पेट्रोल समेत इंडिया की तरफ रवाना हो गया। ये श्रीलंका के दिवालियापन का स्टार्ट था। और फिर देखते ही देखते महात्मा बुद्ध का पसंदीदा मुल्क 50 दिनों के अंदर मुकम्मल दिवालिया हो गया और श्रीलंका ने 12 अप्रैल 2022 को खुद को दिवालिया डिक्लेयर भी कर दिया। हमने दिवालिया का सिर्फ लफ्ज सुना है, हम इसके नताइज और रद्द-ए-अमल से बिल्कुल वाकिफ नहीं है। मैं अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुनता हूं, अगर हम दिवालिया हो भी गए तो क्या फर्क पड़ता है। मौलाना खादम हुसैन रिजवी मरहूम की तकरीर आज भी यूट्यूब पर मौजूद है, जिसमें वो फरमा रहे हैं कि हम में से कोई भी मुल्क अपने पैसे वापस मांगे तो उससे कहो चल, अगर वो ना माने तो उसे को ले फिर आया ही गोरी। और मैंने लोगों को इस तकरीर पर वाह वाह और सुभान अल्लाह कहते सुना है। ये आवाजें भी साबित करती हैं कि हम हकाइक की दुनिया से गाफिल और बेअक्ल लोग हैं। श्रीलंका में भी ऐसे लाखों लोग थे, ये भी हुकूमत को कहते थे हम अगर दिवालिया हो भी गए तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आज सबसे ज्यादा यही लोग रो रहे हैं, सड़कों पर मुजाहरे हो रहे हैं और सरकारी दफ्तरों और अहलकारों को निशाना बनाया जा रहा है। मगर ये अहलकार और सरकारी महकमे अब क्या कर सकते हैं। पूरा मुल्क इस वक्त टूटी हुई कश्ती की तरह समंदर में हिचकोले खा रहा है और पूरी दुनिया में इसे बचाने और सहारा देने वाला कोई शख्स, कोई मुल्क, कोई तंजीम मौजूद नहीं। आप अगर दिवालियापन को समझना चाहें तो मैं आपको चंद मसाले देखकर समझाता हूँ। श्रीलंका को 3000 मेगावाट बिजली चाहिए, जबकि ये बिजली पैदा करने की सलाहियत इसके पास 4000 मेगावाट है। लेकिन 80% बिजली थर्मल पावर प्लांट से पैदा होती है और ये प्लांट डीजल, फर्नेस ऑयल और कोयले पर चलते हैं। इनके लिए डॉलर्स चाहिए और श्रीलंका के पास डॉलर्स नहीं है, लिहाजा पावर प्लांट बंद हैं और नतीजे में मुल्क में 8 से 10 घंटे और कई इलाकों में 12-12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। सुबह 8 बजे से 1 बजे तक और शाम 6 से 8 बजे तक, और बाज़ दफा पूरी रात बिजली नहीं होती और लोड शेडिंग की वजह से टेलीविजन, मोबाइल फोन सर्विसेज, इंटरनेट, दफ्तर, स्कूल, अस्पताल, होटल, चाय खाने, बाजार सब बंद हो रहे हैं। ये पढ़कर आपके ज़हन में सवाल आएगा, ये इदारे अपने जनरेटर क्यों नहीं चला लेते। ये चला भी कैसे सकते हैं, क्योंकि जनरेटर के अंदर भी तो डीजल, पेट्रोल, फर्नेस ऑयल, गैस और कोयला चाहिए और ये सहूलतें इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं हैं। बिजली की बंदिश से ट्यूबवेल और पानी की मोटर्स नहीं चल रही, चनाचा पूरे मुल्क में पानी और सीवरेज दोनों बहुत बड़े बहरान बन चुके हैं। पेट्रोल ना होने की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो चुकी है, रेलगाड़ियां भी बंद हो चुकी हैं, जाती गाड़ियां गैराजों में खड़ी कर दी गई हैं और बच्चों के इम्तिहानात तक मनसूख कर दिए गए हैं, क्योंकि एजुकेशन बोर्ड्स के पास इम्तिहान की कॉपियां और सवाल छापने के लिए कागज मौजूद नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस, शिनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट भी नहीं बन रहे, क्योंकि प्लास्टिक शीट इंपोर्ट नहीं हो रही और श्रीलंका की एक्सपोर्ट का 52% टेक्सटाइल और गारमेंट्स पर मुश्तमिल था। जीडीपी में चाय की एक्सपोर्ट का वॉल्यूम 17% था, जबकि बाकी 31% आमदनी मसालों, कीमती पत्थरों, कोकोनट, रबड़, फिश, सियाहत से आती थी। तेल की बंदिश, लोड शेडिंग और डिफॉल्टर होने की सूरत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री और चाय में सारी एक्सपोर्ट रुक गई। फ्लाइट्स मुकम्मल बंद हो चुकी हैं, तो सियाहत की इंडस्ट्री कैसे चलेगी, वो भी दम तोड़ चुकी है। मुसाफिर नहीं आएंगे तो होटल, रेस्टोरेंट, अजायब घर कैसे चलेंगे, वो भी उजड़ रहे हैं। पाकिस्तान की तरह श्रीलंका के मालियाती ज़खायर का बड़ा सोर्स तारकीन वतन है। मुल्क के माशी हालात खराब हुए तो दूसरे मुल्कों में मुकीम श्रीलंकन ने भी अपने मुल्क रकमें भिजवाना बंद कर दी। लिहाजा बहरान बढ़ता चला गया और आज श्रीलंका पूरी दुनिया को मुख्ताज नजरों से देख रहा है और कोई इसका हाथ पकड़ने को तैयार नहीं। हम अब इस सवाल की तरफ आते हैं कि आखिर श्रीलंका इस हालत को कैसे पहुंचा।
हम सरे 10 सियासी वजूहात को साइड पर रख देते हैं और अमली चीजें देखते हैं। श्रीलंका कुदरती वसाइल से मालामाल खूबसूरत मुल्क है, दुनिया की बेहतरीन चाय पैदा करता है, घने जंगलों का मालिक है, महात्मा बुद्ध का मजहबी गढ़ है, लिहाजा मजहबी सियासत के खजाने भी इसके अंदर हैं। दुनिया जहाँ के मसाले पैदा होते हैं। श्रीलंका की दालचीनी पूरी दुनिया में मशहूर है। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आया तो दुनिया के नाम और ब्रांड इसके ग्राहक बन गए। 4 साइड से समंदरों में घिरा हुआ है, लिहाजा हर किस्म का साहिल भी है और इन साहिलों पर सैकड़ों रिजोर्ट और होटल भी हैं। 90.3% लोग पढ़े हुए हैं, भिखारी भी रोजाना अखबार पढ़ते हैं और बरसगीर की कदीम तरीन लाइब्रेरी इसी श्रीलंका के शहर गाल में वाक़या है। महात्मा बुद्ध का एक दांत कैंडी शहर में रखा हुआ और पूरी दुनिया से बुद्ध बख्शुश की ज़ियारत के लिए कैंडी आते हैं और श्रीलंका को बेशुमार ज़र मुबादला मिलता है। श्रीलंका साउथ एशिया का पहला मुल्क था जिसने 1970 में अपनी मैशियत को लिबरल बनाया और श्रीलंका बहुत ज़्यादा सफाई पसंद, डिसिप्लिन और नरम मिजाज कौम है। मेहमान नवाजी के शोबे में इनका कोई मुकाबला नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा क्या हो जिसकी वजह से श्रीलंका दिवालिया हो गया। इसकी कुछ वजूहात जो मैंने तलाश की हैं वो मैं बारी बारी आपके सामने रखता हूं। कर्जे। श्रीलंका को भी पाकिस्तान की तरह कर्जों की लत लग गई थी। ये ताज़ा हवा के लिए भी कर्जा लेता था। ये कर्जे बढ़ते बढ़ते जीडीपी का 120% हो गई, यानी कि आप जो कुछ कमाएंगे उसमें 7-20% मिलाकर आपको सिर्फ कर्जे की किस्त देनी है। लिहाजा मुल्क कर्जों की अदायगी के लिए भी कर्ज लेने पर मजबूर हो गया। यूं कर्जे बढ़ते चले गए, बढ़ते ही चले गए। तजारती खसारा। पाकिस्तान की तरह श्रीलंका का बजट और तजारती खसारा भी बढ़ गया, यानी जितना बजट बनाते थे ये इससे ज्यादा खर्च कर देते थे और इन्हें जितनी आमदनी बरामदात से होती थी ये इससे ज्यादा रकम दरामदात पर खर्च कर देते थे। ये लोग मकामी अशिया को इस्तेमाल नहीं करते थे और ये महंगी बाहर की चीजें दरामद करके खर्च करना अपने लिए एक आजाद समझते थे। इसीलिए ये लोग हमारी तरह बेचते कम और खरीदते ज्यादा थे। सफेद हाथी जैसे इदारे। श्रीलंका में भी हमारी पीएयू स्टील मिल की तरह 502 ऐसे सफेद हाथी थे जिन पर बजट का 20% से ज्यादा हिस्सा खर्च हो जाता था। इन इदारों में सियासी भर्तियां हुई थी और ये सियासी भर्तियां जो हुई थी ये काम नहीं करते थे। आप अंदाजा लगा लें कि सिर्फ दफ्तरों के ताले खोलने और बंद करने के लिए 20-20 लोग रखे हुए थे। ये हाथी खाते बहुत ज्यादा थे लेकिन वापस कुछ नहीं करते थे। करप्ट ब्यूरोक्रेसी। श्रीलंका की ट्रेड पॉलिसी बहुत अच्छी थी। ये साउथ एशिया का पहला मुल्क था जिसने अपनी मैशियत आलमी मंडी के लिए ओपन की, लेकिन पाकिस्तान की तरह इनकी इंडस्ट्री और तजारत भी ब्यूरोक्रेसी के हाथों जलील हो रही थी। फैक्ट्रियों के मालकान का एक पांव फैक्ट्री में होता था, दूसरा सरकारी दफ्तरों में, और सरकारी दफ्तरों में बैठे हुए क्लर्क और जो साहब होते थे ये इनको जलील करते थे। अरबपति लोग भी आम सरकारी दफ्तरों के बरामदों में धक्के खा रहे होते थे। गैर मुल्की कंपनियां अगर आती थी तो श्रीलंका की करप्ट ब्यूरोक्रेसी अपने तखीरी हरबों से उनसे रिश्वत और करप्शन की मद में बेशुमार पैसा इकट्ठा करती थी। लिहाजा ये कंपनियां श्रीलंका से शिफ्ट होकर हांगकांग, मलेशिया और ताइवान में चली गई और यहाँ पर उनकी तरक्की का आलम आपके सामने है। खाना जंगी। श्रीलंका मुसलसल 26 साल तक खाना जंगी का शिकार रहा है। तामल टाइगर ने 1983 में जंग शुरू की और ये 2009 तक मुसलसल लड़ते रहे। इस जंग ने मुल्क, मैशियत और फौज तीनों की जड़ें हिलाकर रख दी। दुनिया में खुदकुश हमलों के ताज़ा मौजूद भी तामल टाइगर थे। खुदकुश जैकेट इन्हीं लोगों ने बनाई थी। श्रीलंका ने पाकिस्तान की मदद से 2009 में इस अफरीयत पर काबू तो पार लिया, लेकिन ये जाते जाते मुल्क का सब कुछ अपने साथ समेट कर ले गए और मुल्क को दिवालियापन की तरफ धकेल गए। गैर हुनरमंद अफराद। श्रीलंका में तलीम बहुत है, लेकिन पाकिस्तान की तरह अमली तलीम ना होने के बराबर। लोगों के पास डिग्रियां तो है लेकिन हुनर नहीं। लिहाजा हर शख्स नौकरी की तलाश में जेब में दरखास्त लिए फिर रहा होता है, जिसका नतीजा डिफॉल्टर की सूरत में ही निकला। क्यों? क्योंकि हम भी तो नेचर के सिस्टम से उलट चल रहे हैं। लिहाजा ये याद रखें, अगर अल्लाह ताला ने 22 मिलियन श्रीलंका को कोई मदद नहीं की तो नालायकी, सुस्ती और नाअहली के मारे 220 मिलियन पाकिस्तानियों के लिए भी कोई गैबी मदद नहीं आएगी। और ये भी याद रखें कि हम श्रीलंका से सिर्फ 5 माह पीछे हैं, और अगर हमने इन 5 माह में खुद को ना बचाया तो श्रीलंका के बाद अगली दिवालिया कौम हम खुद होंगे।